जय हिंद। मेरा नाम डॉक्टर हिमांशी सिंह है और मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल में। और आप मेरे स्क्रीन में देख ही रहे हैं मेरे चैनल का नाम, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल के बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मैं अब तक जो पढ़ा रही थी वो था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, बट अब मैं पढ़ा रही हूँ, ये एक डिमांडेड वीडियो है जिसमें डिमांड की गई है कि मैडम आप सब्जेक्ट को पढ़ाइए। तो एक बार मैं इसकी आपके लिए वीडियो आपको कैसी लगती है फिर उसको हम कंटिन्यू करेंगे। मैं पढ़ाने जा रही हूँ जूरिस्प्रूडेंस की बहुत कम वीडियो मिलती है। मेरा बेसिक पॉइंट यही है कि मैं आपको डेप्थ में सही से पढ़ाऊँ, जिससे कि आप आगे की एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ने से पहले एक बार आप ये बात समझ लीजिए कि जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ने के लिए आपको ये दिमाग में फिक्स करना पड़ेगा कि ये एक थ्योरिकल सब्जेक्ट है। यहाँ सिर्फ थ्योरिकल बातें की गई हैं, यहाँ किसी चीज़ के बारे में अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे गए हैं। ये आईपीसी कॉन्टेंट की तरह यहाँ काम नहीं करता है। ये सिर्फ आपको बताता है कौन सी चीज़ क्या है और जितने विधि शास्त्री हैं वो क्या सोचते हैं किस चीज़ के बारे में। आपको यहाँ ध्यान रखना होगा डेफिनेशन पार्ट को, क्योंकि किसने क्या कहा है इसी से क्वेश्चन बहुत आते हैं, और किसने कौन सी थ्योरी दी है ये चीज़ इसमें बताई गई है। इससे आपको आगे के एग्ज़ाम उसी बेस पर क्लियर होता है। तो मैं जो भी पढ़ाऊँगी कोशिश करूँगी कि जो मेरा स्टाइल है उसी में पढ़ाऊँ, आपको चीज़ समझो आखिर उनका मतलब क्या है जो इन्हें पॉइंट दिया है। तो जैसे कि उन्हें प्रकृति मानी है जुरिस को, विधि को, तो आप वो कैसे मानते हैं मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर बता सकती हूँ, समझा सकती हूँ। ये समझने वाला एक सब्जेक्ट है। आप सोचें कि आईपीसी कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रटने की चीज़ है, ये रटने का वहाँ वैसा सिचुएशन नहीं आती। यहाँ आपको डेफिनेशन पार्ट तो रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और आपको तो इसके नाम रटने पड़ेंगे कि किसने क्या कहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सब्जेक्ट जूरिस्प्रूडेंस में हम इसके कैसे आया, इसका विकास कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी प्रकृति क्या है, हम इसके बारे में इस टाइम पढ़ेंगे। आगे जाके इसकी डेफिनेशन क्लियर करेंगे, बाई टू बाई स्टेप सारा होगा। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, तभी से समझ पाएंगे कि जब तक हम किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं रखते कि वो क्यों आया, क्या रीज़न था, तो उसके बारे में आगे पढ़ना बेकार होता है। जैसे कि मैं अपनी एक पहली वीडियो बहुत पहले स्टार्टिंग की फर्स्ट वीडियो बना चुकी हूँ, उस टाइम मेरे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। उसमें मैंने बताया था कि क्राइम की वजह क्या थी, क्राइम की डेफिनेशन क्या है और क्यों ये चीज़ आईपीसी आई। तो उसके वही चीज़ इसमें इंक्लूड है, क्योंकि क्या ज़रूरत पड़ी जूरिस्प्रूडेंस की, हमें पहले इस चीज़ को जानना ज़रूरी होगा। अगर हम पुराने समय में जाते हैं तो पहले लॉ के लिए कोई स्पेशल संहिता नहीं थी, डिफाइंड नहीं था कि कहाँ किसको किस चीज़ पर सज़ा मिलनी चाहिए, कौन कैसे देगा। ये एक था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास सत्ता है वो उसी तरह से उसमें आपको पनिशमेंट देगा और अपना रोल निभाएगा। पहले क्या हुआ था कि राजा हुआ करते थे, राजा कबीले का सरदार हुआ करता था जिसने जो पावर अपना लिया, जैसे किसी का डर होता था, जनता उसकी रेस्पेक्ट करती थी या उसकी सत्ता चलती थी, वही लोग पनिशमेंट दिया करते थे। उन्हीं का ही जो निर्णय होता था वही माना जाता था, जिसमें सही गलत को सही तरीके से समझने का कोई तरीका नहीं था। जिसने जैसा कह दिया, जैसा प्रूफ सामने आ गया मान लिया, कोई प्रोसीजर नहीं होता था कि बहुत लंबे तरीके से एक प्रोसीजर आज के टाइम में होता है। पहले पनिशमेंट देने के तरीके बहुत अलग थे, बहुत दर्दनाक दिए जाते थे। आँख के बदले आँख, नाक, हाथ के बदले हाथ, पैर के बदले पैर। अगर किसी ने बुरा बोल दिया तो उसकी जीभ काट ली देते थे, या किसी को गंदी नज़र से देख लिया तो आँखें निकाल देते थे। यहाँ तक कि पहले जानवर को भी पनिशमेंट दिया जाता था। अगर जानवर ने किसी को काट लिया तो उसके साथ वैसा ही किया जाता था। अगर उसके पैर पे किसी ने काट लिया उसने तो पैर को काट दिया जाता था, जैसे कि आज के समय में नहीं है। जैसे आपका कुत्ता किसी को काट लेता है तो उसका पनिशमेंट आपके लिए होगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप उस पर ध्यान रखें, आप बोर्ड लगाएं, लिखें कि ये मेरे कुत्ता पागल है या किसी को काट देता है, आपको ये अवगत कराना चाहिए था और उसको कंट्रोल में रखना चाहिए था, तो उसका फ़ाइन आपको भरना पड़ेगा। पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले अगर कुत्ते ने जो क्राइम कर दिया तो कुत्ते को ही दिया जाता था। ये एक पहले प्रोसीजर हुआ करते थे। इन सबको मद्देनज़र देखते हुए कि कहाँ कितना सही है,
इस बात पर विचार किया गया। जैसे हम जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं या अपने विधि शास्त्री हुए जिन्होंने अपने पॉइंट ऑफ रखे कि ऐसे क्राइम पनिशमेंट देना, इस काम के लिए इस तरह से देना ये गलत है। हमें सही तरीके से सभी चीज़ों को आकलन करके सही तरीके से सबको सही समान न्याय देना चाहिए, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। कभी हम गलत डिसीजंस भी ले जाते हैं, झूठे केस की वजह से हम लोगों बेजुबान या जो निर्दोष लोग होते हैं उन लोगों को सज़ा दे देते हैं, जो बहुत इससे ज़्यादा बड़ा पाप और कोई हो नहीं सकता। तो इस बात पर विचार किया गया, जो एहसास कराया जूरिस्प्रूडेंस ने कि समाज क्या मांगता है और क्या ज़रूरी है। इस वजह से जूरिस्प्रूडेंस आया हमारे अस्तित्व में। इसकी उपयोगिता क्या है? अगर हमारा पहला टॉपिक यही है, इसकी उपयोगिता क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि समय बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, विचार बदल रहे हैं, देखने का, पढ़ने का, हर चीज़ का नज़रिया बदला है, क्राइम करने का नज़रिया बदलता है दिन पे दिन। वक्त आते आते सब चीज़ें बदलती हैं। तो ये हमको हर वक्त पर अवगत कराती है कि वक्त की क्या डिमांड है, लोगों की सोच कहाँ परिवर्तन हुई है, क्राइम किस तरीके से क्रिएट हुआ है, पनिशमेंट कहाँ कौन सा होना चाहिए, विधियों में क्या परिवर्तन आना चाहिए। ये हम इस चीज़ पर विचार करके हम आगे नए रूल ला पाते हैं, क्योंकि राज्य का विकास तभी होगा जब व्यक्ति का विकास होगा। क्योंकि व्यक्ति का सही गलत का निर्णय हम सही तरीके से नहीं लेंगे, उनके अधिकारों को उनको कंट्रोल नहीं रखेंगे, सही गलत की परख नहीं समझाएंगे, पनिशमेंट सही से नहीं दे पाएंगे, तो हम आगे अपने ही समाज को गर्द में पहुंचाएंगे। जैसे कि हम एक कोरोना सिचुएशन ले रहे हैं, अगर हम कोरोना पे कंट्रोल करने के लॉकडाउन ना करें, लोगों को पनिशमेंट ना देखें कि इतनी बड़ी बीमारी है, आप अपने घर में रहें, बेफिजूल ना निकलें, तो ये हमें आगे बहुत आगे तक लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा। इस वजह से ये सब विधि शास्त्री होते हैं कि सिचुएशन क्या हो रही है, समाज क्या मांग रहा है, समय क्या मांग रहा है, हालत क्या मांग रहा है, इन चीज़ों पर विचार करते हैं। सबके दायित्व, सबके अधिकार, स्वामित्व, सब चीज़ों से ये अवगत कराते हैं कि क्या क्या हमारे राइट्स हैं, क्या हमें करना चाहिए। हर चीज़ का इसमें अध्ययन किया जाता है। कई विधि शास्त्री सब ने अपने अपने अलग अलग विचार रखे हैं, अपने नज़रिए से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से, कि वो किस चीज़ को किस नज़रिए से क्या देखते हैं, क्या चाहते हैं समाज में, क्या ज़रूरत है, किस एरिया में, गांव, सिटी, किस बच्चों की उम्र से लेके बूढ़ों तक को क्या ज़रूरत है, सब चीज़ पर यहाँ विचार किया जाता है। एक विधि शास्त्री रहे हैं जिनका अल्प युग में विधि शास्त्र को उन्होंने उचित अनुचित का विज्ञान माना है, ठीक है। और एक दूसरे विधि शास्त्री सामंत काफ़ी फेमस रहे हैं, आप जानते होंगे, अगर आप लॉ की एजुकेशन कर चुके हैं तो वो इस विधि को नागरिक विधि के विज्ञान के रूप में इसे देखते हैं। उनका मानना है कि जो ये जो विधि शास्त्र है हमारा, ये एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है, क्योंकि विज्ञान का मतलब होता है सिस्टमेटिक तरीके से हर चीज़ का काम करना, कि पहले कब क्या कैसे होना चाहिए, इसलिए इन्होंने इसे विज्ञान माना है। एक अमेरिका की सुप्रसिद्ध विधि शास्त्री है रास्को पाउंड ने इसे समाज शास्त्र की इंजीनियर कहा है, सोशल इंजीनियर की संज्ञा दी है। बिकॉज उनका कहना यह है कि जैसे कि एक इंजीनियर होता है, जब वो एक किसी बिल्डिंग को क्रिएट करता है तो उसके आने वाले अच्छे बुरे आगे तक के फ्यूचर के बारे में सोचता है, ये देखता है कि इसे कहाँ नुकसान होगा, कहाँ इसे कैसे स्टैंड किया जाएगा, क्या नक्शा निकलेगा, क्या आगे इसके रिजल्ट निकलेंगे, उस हर चीज़ पर ये अध्ययन करता है। वही काम विधि शास्त्र हमारा करता है। आप किसी भी क्षेत्र में हो, आपको विधि शास्त्र का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप अच्छे बुरे का सही गलत का भान नहीं कर पाते हैं तो आपका ज्ञान कहीं कमज़ोर ही रह जाता है। इसका महत्व देख लेते हैं। विधि शास्त्र का बहुत महत्व है। इसको विधि का आँख कहा गया है, क्योंकि एक अगर आँखें ना हो, आपको दिखाई ना दे तो सब धुंधला है, सब अंधेरा है, वहाँ कुछ अच्छा ही नहीं हो सकता। आप सही गलत का कभी परख नहीं कर सकते, एक सिर्फ अंधेरा ही रहेगा। और विधि शास्त्र इन सब अंधेरे को मिटाने का काम करता है। ये एक आँख है जो रोशनी दिखाता है, हर चीज़ को क्लियर दिखाने की कोशिश करता है। हम पॉइंट बाई पॉइंट समझने की कोशिश कर लेते हैं। हम पहला पॉइंट क्रिएट कर लेते हैं, जैसे मैंने अपने एक तरीके में किया है। मैं पॉइंट थ्रू बता देती हूँ महत्व को। इसका मैंने पहला पॉइंट क्रिएट किया है कि ये एक चिंतनशील
चिंतनशील है, जहाँ हमें सोचने की शक्ति देता है। ये हमारा एक मौका देता है कि हम इन चीज़ों के बारे में सोचें, क्या ऐसा होना चाहिए, और हम अपने दिमाग को जितना सोचने पर मजबूर करेंगे उतना ही उसका विकास होता है। ये हमारा ही विकास भी करता है। एक विधि शास्त्री हैं डायसन, बहुत फेमस हैं, इनसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो वो कहते हैं कि विधि शास्त्र का अध्ययन अधिवक्ताओं को सिद्धांत और जीवन प्रकाश में लाने का सुअवसर देता है, क्योंकि ये सामाजिक विज्ञान के संबंध में मानव विचार पर विचार करता है। देखिए, आप एक लॉयर हैं तो आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और एक लॉयर के लिए नॉलेज नहीं है तो वो बेकार है। तो जो ये विधि शास्त्र है, ये नॉलेज का इतना ज्ञान हमें भर देता है कि हम सही गलत को देख सकें, हम एक जीवन के जो प्रकाश है उसको ला सकें, और हम उसमें एक ऐसा अवसर देता है कि इस मौके को कि हमें ये मौका मिले और हम लोगों के आगे रखें कि नहीं, ये चीज़ें गलत हैं और ये चीज़ें सही होनी चाहिए। और ये मानव की विचार पर भी जोर देता है कि जैसे कि क्या दुनिया क्या सोचती है, क्या नज़रिया रखती है किस चीज़ पर, इस पर हमें ऐसा एक मौका ये देता है। दूसरा इसका महत्व है कि या आप लॉयर हैं या पॉलिटिशियन हैं, आप किसी भी ऐसे फील्ड में या विधि का काम करते हैं, समाज से जुड़े काम करते हैं, कलेक्टर हैं, IAS ऑफिसर हैं, नेता हैं, जो भी हैं, आपको हर चीज़ की यहाँ नॉलेज होना ज़रूरी है, वो न्यायाधीश हो, राजनीतिक हो, क्योंकि अगर आपको विधि की नॉलेज नहीं है तो आप आगे कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, सही निर्णय नहीं दे पाएंगे, लोगों को एक सही राय, एक उनके लिए प्रकाश नहीं बन पाएंगे। क्योंकि जब आपको विधि का ज्ञान नहीं होगा तो आप लोगों के लिए क्या अच्छा करेंगे, कैसे आप परख करेंगे कि लोग सही है या गलत है, अच्छे बुरे का भान भी आप इसी से होते हैं। विधि शास्त्र एक व्याकरण का काम करता है, जैसे व्याकरण एक काम करती है, ये हमें हर शब्द का अर्थ क्लियर कराता है, हर विधि के शब्दों को समझाता है कि विधि इस शब्द से क्या सोचती है, क्या कहना चाहती है, क्योंकि यहाँ लोगों ने विधि अपने हिसाब से शब्दों का अर्थ क्लियर किया है। अगर आपको उसका अर्थ सही से नहीं पता है तो आप विधि का जो राइट वे होगा, जो सही तरीके से समझाती है, उसका कह सकते हैं सत्यानाश कर देंगे, अर्थ का अनर्थ निकाल सकते हैं। यहाँ ये अनर्थ ना हो उसका हमें सहायता करती है। ये वकीलों के लिए बहुत अच्छी है, ये पैरवी करने का तरीका सिखाती है, पैरवी में स्ट्रांग बनाती है, ये प्रशासन को सही तरीके से निर्णय लेने और नियम बनाने में एक आगे बढ़ाती है, उनको सही विचार पैदा करती है। इसका तीसरा पॉइंट है कि ये मनुष्य के दिमाग का विकास बहुत करती है, ये बाउंड नहीं करती है, आपको हर खुलकर सोचने की शक्ति देती है कि आप खुल के सोचिए आप क्या सोचते हो, क्योंकि अपने अपने सबके विचार होते हैं, या सब प्रकट करेंगे, फिर उसको देखा जाएगा कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा कितना % ज़्यादा निकल रहा है, क्या सही है। हर इंसान को अपने विचार प्रकट करने का यहाँ राइट मिलता है। बकलैंड कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का दिमाग जीवन के गहन प्रश्नों का विचार करने में अपने व्यावसायिक संबंध के परे परिस्थितियों के आकलन के लिए खुला है तो वह उस बेहतर अधिवक्ता हो सकता है जिस तरह से बेहतरीन एक फिजिशियन होता है। जो अच्छी तरीके से सोचता है वो एक इस तरीके से होता है फिजिशियन होता है ना, कि उसकी बारीकियों को जाकर देखता है, पता करता है कैसे पूरी तरह से ख़त्म कैसे किया जा सकता है इस बीमारी को, कहाँ से ये बीमारी निकली है, किस तरह से ख़त्म होगी, किस तरह से मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ, चौथा ये सैद्धांतिक महत्व रखता है सोसाइटी में आकर उनका रिजल्ट ढंग से बता पाता है, बट इसकी शुरुआत सोशल मीडिया से हो रही है, चाहे वो ब्लैकमेलिंग हो या हो, या आप देख रहे हैं कल एक फिजिकल महत्व रहा है, हमारी सोसाइटी को
क्यों ना हो, आप 21 आर्टिकल का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। कदम हुए हैं, जैसे कि आप दहेज जो बंद हो बात चल रही है, दहेज ना लिया जाना चाहिए, ऐसे पर्यावरण आया, गरीबों के लिए मुफ्त कानून की व्यवस्था की, इसी के थ्रू विचार किया गया था कि नहीं ऐसे सिचुएशंस हैं जो बहुत लोगों को पैसा नहीं दे सकते हैं और परिस्थिति हो जाती है तो उनको मुफ्त में सहायता दी जानी चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से उनके लिए वकील होना चाहिए। इसी की वजह से ये फैसिलिटी मिली, जिस पर विचार किया गया विधि शास्त्र जो स्कोप है वो जो क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, क्योंकि समय बदलता रहता है, परिस्थितियाँ बदलती रहती है, अधिकार बदलते हैं, सोच बदलती है, तो ये शास्त्र बढ़ता रहता है। सहायता बंद नहीं है, अनकोडिफाइड है, तो यहाँ की बाउंड नहीं है कि दीवार के अंदर आप सोचेंगे और तभी ये काम इस लिमिट तक होगा, जैसे कि IPC वगैरह सब कुछ है, इस सब में क्लियर है कि ये धाराएँ होंगी, ये पनिशमेंट होगा, अगर ये करोगे तो ये होगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, खुली छूट है सोचने की, कुछ परिस्थितियों के बारे में अपने विचार रखो, परिवर्तन क्या लाना चाहते हैं, क्या हो गया है, और अपने शब्दों से एक नया नाम देकर उसको अवगत कराएं, फिर सिद्धांत में पेश करें, अपने विचार ले, जैसे आप विधि शास्त्री होते हैं वो यही काम करते हैं। इसलिए यह एक व्यापक है, ये दायित्व, अधिकार, स्वामित्व सबके बारे में एक सिस्टमेटिक तरीके से बताता है कि क्या होना चाहिए। एक विधि शास्त्री हैं अमेरिकन जो कार्ल बेलिंग के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, वो कहते हैं कि विधि शास्त्र उतना ही विस्तृत है जितनी विधि विस्तृत है, यदि विधि से ज़्यादा विस्तृत उससे भी ज़्यादा विस्तृत है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा, ये वाइल्ड है, जैसे कि आपको बता चुकी हूँ, उनका कहने का यही मतलब था। लॉर्ड रेडक्लिफ ने स्पष्ट कहा है कि विधि शास्त्र इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, नीतिशास्त्र, दर्शनशास्त्र का एक भाग है। ये एक सबको एक जगह इकट्ठा कर देता है, ये हर चीज़ के बारे में आपको बताता है। सो मेरा वीडियो आज यही है, काफ़ी लंबा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। इसके आने वाले पर मैं इसके नेचर के बारे में बताऊंगी, इसके डेफिनेशन बहुत बताऊंगी, क्योंकि यहाँ डेफिनेशन पार्ट अब चालू होगा, हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे कि जूरिस्प्रूडेंस होता क्या है, उसके भी 3 पार्ट हैं, किस काल में आया, आगे जाके मैं बहुत कुछ डिफाइन करने वाली हूँ। तो बने रहिए मैं इस तरह मेरी वीडियो पर और देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।